माँ भारती के ऑनलाइन पोर्टल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आपके लिए एक टॉपिक आवर्त सारणी लेकर आया हूँ, जिसके अंदर अपन पढ़ेंगे जो जेड सिलेबस के अंदर अपन आते हैं। ये टॉपिक जितने भी आते हैं वो सारे आपके जेड आईसीआर प्लस बीएचयू को अकॉर्डिंग पढ़ाए गए हैं। कैसे कैसे सबसे पहले यहाँ पे जो टॉपिक दिया गया है वो आता है आवर्त सारणी के इतिहास से, आवर्तों एवं वर्गों का परिचय, प्रभावी नाभिक के आवेश प्लस परिरक्षण प्रभाव, इसको जेड इफेक्ट प्लस स्क्रीनिंग इफेक्ट भी बोलते हैं, परमाणु त्रिज्या, इलेक्ट्रॉन बंधुता, आयन ऊर्जा और विद्युत ऋणात्मकता। जो अपने आईसीआर बीएचयू और जेड सिलेबस में आते हैं वो जो क्वेश्चन आते हैं वो यहाँ से आते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक के 95% क्वेश्चन यहाँ से लिए जाते हैं और जो 100% क्वेश्चन यहाँ से खत्म होता है। जो भी एंट्रेंस एग्जाम में सिलेबस में उससे आपको प्रभावी नाभिक के आवेश पर परिरक्षण प्रभाव से यहाँ से ज्यादातर क्वेश्चन मिलेंगे। अब अपन बात करते हैं या आवर्तों का जो अपन टॉपिक के अंदर बात करते हैं प्रभावी नाभिक के आवेश एवं परिरक्षण प्रभाव से स्टार्ट करते हैं। प्रभावी नाभिक के आवेश एवं परिरक्षण प्रभाव होता है, इसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। बेसिकली जो प्रभावी नाभिक के आवेश होता है, प्रभावी नाभिक के आवेश का मतलब ये होता है जो नाभिक के द्वारा अपने आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन पर लगाया गया आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। ये जो बाह्य इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन है उन पर नाभिक के द्वारा लगाया गया आकर्षण बल, इसी को कहते हैं अपन जेड इफेक्ट। जेड इफेक्ट अब अपन बात करते हैं जेड इफेक्ट है क्या। जेड इफेक्ट, जेड प्रभावी जो इसको बोलते हैं जेड प्रभावी, जेड के अंदर आता है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। जो अपन जेड से डिनोट करते हैं इसको न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन आते हैं। तो क्या जेड इन केमिस्ट्री, जेड को केमिस्ट्री में किससे प्रदर्शित करते हैं, इससे प्रदर्शित करते हैं। क्या जेड यहाँ पर इसके अंदर इस टॉपिक के अंदर पूरी केमिस्ट्री के अंदर क्या जेड न्यूट्रॉन को प्रदर्शित करता है जेड इफेक्ट या फिर प्रोटॉन को प्रदर्शित करता है। क्योंकि ये प्रभावी नाभिक के आवेश के कारण लगता है, तो न्यूट्रॉन पर देखें तो कोई भी आवेश नहीं होता, न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल रहता है, उदासीन रहता है, उदासीन वस्तुओं पर कोई भी आवेश नहीं रहता। तो जेड इफेक्ट जो अपना जेड इफेक्ट होता है वो केवल किसके लिए दिया जाता है, प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन पर चार्ज, प्रोटॉन पर आवेश के कारण, प्रोटॉन पर आवेश। अब अपन बात करते हैं इस पर कैसे इसको लगाया जाता है, कैसे स्क्रीनिंग इफेक्ट या परिरक्षण प्रभाव किसे करते हैं। देखो जो परिरक्षण प्रभाव होता है, जैसे कि ये वाला अपने पास एक प्रोटॉन है, प्रोटॉन के बाहरी कक्षाओं के अंदर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। ये बाहरी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। इन चक्कर लगाने के कारण ये जो प्रोटॉन है, ये जो नाभिक है, ये नाभिक अपने से बाहरी इलेक्ट्रॉनों पर एक आकर्षण बल बनाए रखता है, जिसके कारण ये इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं जाता। मतलब तो क्या है, एक ढाल की जैसे काम करता है। जैसे आपने देखा है वो ढाल जो रणभूमि में सुरक्षा के लिए काम आता है, सेम टू सेम वैसे ढाल के लिए काम करता है। जैसे कोई भी एक सैनिक इस ढाल का उपयोग करता है सुरक्षा के लिए, वैसे इसी प्रकार से जो ये इलेक्ट्रॉन है ये बाहरी इलेक्ट्रॉनों को पकड़कर रखते हैं। जैसे कि अपन देखिए स्क्रीनिंग इफेक्ट या परिरक्षण प्रभाव भी बोलते हैं इसको। जैसे जेड इफेक्ट, जेड इफेक्ट का मतलब क्या होता है, जब भी पूरे आवर्त सारणी के अंदर जब जेड इफेक्ट की अपन बात करेंगे, चर्चा करेंगे, तो जेड इफेक्ट जो समानुपाती होता है वो क्या होता है, साइज के, जैसे जैसे साइज के व्युत्क्रमानुपाती होता है जेड इफेक्ट। जैसे जैसे अपन आवर्त सारणी में साइज बढ़ती जाएगी वैसे वैसे जेड इफेक्ट का मान घटता जाएगा। अब कैसे घटेगा कैसे बढ़ेगा इसके बारे में अपन बात करते हैं। जैसे कि जेड इफेक्ट है, देखो जेड इफेक्ट किसके लिए प्रदर्शित करते हैं, ओनली फॉर प्रोटॉन के चार्ज के लिए, प्रोटॉन के चार्ज के लिए प्रदर्शित करते हैं। ओनली फॉर जेड इफेक्ट प्रेजेंटेशन प्रोटॉन के चार्ज के लिए, हम प्रोटॉन के चार्ज के लिए प्रदर्शित करते हैं। तो जेड इफेक्ट है क्या, जेड इफेक्ट मतलब प्रभावी नाभिकीय आवेश, प्रभावी नाभिकीय आवेश। ये जो प्रभावी नाभिकीय आवेश है ये कहां पर लगता है,
आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, जो ये बाहर की कक्षा के अंदर जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन प्लस जो ये प्रोटॉन, इसके कारण आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के कारण ये जेड प्रभावी नाभिकीय आवेश लगता है। इन दोनों के बीच में प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान काम करता है। जैसे जैसे अपन इसकी बात करते हैं, जहां से क्वेश्चन बनते हैं अपने, वो क्वेश्चन कहां से बनते हैं उन चीजों के बारे में अपन देखते हैं। जैसे कि ये आवर्त सारणी में आवर्तिता, प्रभावी नाभिकीय आवेश की आवर्तिता के बारे में अपन बात करते हैं। देखो जैसे जैसे अपन आवर्तों के अंदर, आवर्त के अंदर लेफ्ट टू राइट जाएंगे, आवर्त सारणी में आवर्त के अंदर लेफ्ट टू राइट की ओर जाएंगे, तो क्या साइज बढ़ेगी, साइज डिक्रीज होगी, साइज कम होगी। तो साइज कम होगी तो किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, जेड इफेक्ट के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसे जैसे साइज डिक्रीज होगी जेड इफेक्ट का मान बढ़ेगा। तो अर्थात आवर्त सारणी में आवर्तों में लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज डिक्रीज होती है, साइज कम होती है। साइज कम होती है तो जेड प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान बढ़ता है। जैसे जैसे आवर्त सारणी के अंदर हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे, साइज डिक्रीज होगी, प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान बढ़ेगा। प्रभावी नाभिकीय अगर अपन अप टू डाउन जाए, जैसे कि आवर्त सारणी इसके अंदर ये लेफ्ट टू राइट जाने पर, तो लेफ्ट टू राइट जाने पर तो जेड इफेक्ट का मान बढ़ रहा था, और अप टू डाउन जाए, अप टू डाउन, तो जेड इफेक्ट का मान क्या होगा, घटेगा। क्यों घटेगा, क्योंकि जैसे जैसे अपन आवर्त सारणी के अंदर ऊपर से नीचे की ओर जा रहे हैं, तो जेड इफेक्ट जो प्रभावी नाभिकीय आवेश के अंदर जो साइज के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो साइज क्या बढ़ेगी, साइज बढ़ेगी तो जेड इफेक्ट का मान ऑटोमेटिकली घट जाएगा। जैसे कि अपन तुमको एक क्वेश्चन बताता हूं, वो क्वेश्चन किस प्रकार से है, देखो जैसे कि अपन एक सब सेल की बात करते हैं, जैसे कि एस पी डी और एफ, एस पी और डी एफ, इनके अंदर किसका जेड इफेक्ट जो प्रभावी नाभिकीय आवेश सबसे ज्यादा होगा। प्रभावी नाभिकीय आवेश किसका सबसे ज्यादा होगा इसके अंदर सबसे कम इलेक्ट्रॉन किसके पास, एस के पास। एस के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। इसकी क्षमता होगी 4, 2 इलेक्ट्रॉन की होती है। पी की 6 इलेक्ट्रॉन की क्षमता होती है, डी की 10 इलेक्ट्रॉन की क्षमता होती है, एफ की 14 इलेक्ट्रॉन की क्षमता होती है। जैसे जैसे नाभिक के चारों ओर, जैसे जैसे नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन बढ़ती जाएगी, कक्षाएं बढ़ती जाएगी, उसका प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान कम होता जाएगा। अब प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान जैसे कैसे कम होगा, जैसे कि अपन बात करें एक हीलियम परमाणु की, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2 होता है। अरे बात करें अपन सोडियम परमाणु की, सोडियम परमाणु 11 पर आता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1 होता है। 11 इलेक्ट्रॉन हो गए, 11 प्रोटॉन हो गए। अब इनके कारण जैसे कि अपन इनको कक्षाओं में अरेंजमेंट करें, जैसे कि अपन सोडियम का एक कक्षक आरेख बनाए, जैसे कि पहले हीलियम का बनाते हैं, हीलियम का ये नाभिक की ओर 2 इलेक्ट्रॉन भर दिया अपन ने। दूसरा जो सोडियम का पहली कक्षा में कितने 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम दिया जाता है वो दिया जाता है 2n² से। 2n², यहाँ पर n क्या है, n क्या है, इन कक्षकों की संख्या। जैसे जैसे कक्षाओं का मान बढ़ जाएगा उनके स्क्वायर के गुना जो अपन इसका मान इलेक्ट्रॉनों का मान भर सकते हैं। अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने 2n² से भर सकते हैं। जैसे कि n बराबर पहली कक्षा के लिए तो n का मान यहाँ पर 1 रखेंगे, 2 गुणा 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, तो 2 गुणा 1 = 2। तो कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं अपन पहली कक्षा में, 2 इलेक्ट्रॉन भर दिया अपन, है ना, 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में। दूसरी कक्षा में जाते हैं अपन n बराबर 2, तो दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, तो लगाओ फॉर्मूला 2n², तो 2 गुणा n का मान कितना 2, n का मान 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना 4, 4 दूनी 8, तो 8 इलेक्ट्रॉन अपन दूसरी कक्षा में भर सकते हैं। तो इसीलिए अपन और आगे चले जाओ, तीसरी कक्षा के लिए n बराबर 3, तीसरी कक्षा के लिए n बराबर 3 होगा।
तो 3 के लिए तो 2 गुणा 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्योंकि m स्क्वायर है टू m स्क्वायर, इसलिए 3 का स्क्वायर 9, तो 9 दूनी 18 इलेक्ट्रॉन तीसरी कक्षा में। जैसे दिन आगे बढ़ते जाएंगे 12 स्क्वायर से अपन इलेक्ट्रॉन फिल करते जाएंगे। अगर अपन बात करें सोडियम की और हीलियम की, जैसे कि अपने पास एक है सोडियम और एक हीलियम का परमाणु लेते हैं अपन। ये है हीलियम का परमाणु, हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है 1s2। ये वाली कक्षा, इसके पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन बनती है, पूरा कंप्लीट। सोडियम की बात करें तो 11वें नंबर पे आता है, ये नाभिक लगा दिया, नाभिक के पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, 3 4 5 6 7 और 8 इलेक्ट्रॉन। ये फोर्थ कक्षा, जो तीसरी कक्षा है, तीसरी कक्षा में आ कितने इलेक्ट्रॉन सकते हैं 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, लेकिन अपने पास कितने उपलब्ध है, कितने उपलब्ध है ओनली फॉर 1 इलेक्ट्रॉन। कैसे? जैसे पहली कक्षा में 2 आ गए 1 2, दूसरी कक्षा में 8 तो 10, बचा 1 इलेक्ट्रॉन, 8 तो 10 रे 11 इलेक्ट्रॉन, 11 इलेक्ट्रॉन हो गए, 11 इलेक्ट्रॉन बढ़ गए। जैसे जैसे ये जो प्रभावी नाभिकीय आवेश की अपन बात कर रहे हैं, ये प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या होता है बेसिकली, जो ये प्रोटॉन है ना और ये इलेक्ट्रॉन, इनके मध्य लगने वाला आकर्षण बल। क्या आकर्षण बल? देखो जेड जो प्रभावी नाभिकीय आवेश होता है, प्रभावी नाभिकीय आवेश होता है इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन के मध्य लगने वाला आकर्षण बल। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के मध्य लगने वाला आकर्षण बल। दूसरा जेड इफेक्ट, क्या प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के मध्य आकर्षण बल लगेगा, परंतु इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, जो बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन है वो आंतरिक कक्षा के इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करेगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है माइनस, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कैसा होता है माइनस, इस वाले इलेक्ट्रॉन पर भी आवेश कैसा माइनस। जैसे जैसे माइनस माइनस, तो माइनस माइनस क्या करेंगे एक दूसरे को रिपेल करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, तो प्रतिकर्षित करेंगे तो क्या होगा, दूसरा क्या है इसके अंदर, जो बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन है आउटरमोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन के मध्य प्रतिकर्षण। तो बेसिकली अगर बात करें तो जेड इफेक्ट होता क्या है, जेड इफेक्ट होता है अट्रैक्टिव फोर्स कौन सा, नाभिक और इलेक्ट्रॉन के मध्य लगने वाला आकर्षण बल, माइनस कौन सा रिपल्सिव फोर्स का मतलब क्या है, रिपल्सिव फोर्स का मतलब यह है जो आउटरमोस्ट के इलेक्ट्रॉन है और जो आंतरिक इलेक्ट्रॉन है इनके मध्य लगने वाला एक प्रतिकर्षण बल, वही किसको दर्शाता है, प्रभावी नाभिकीय आवेश को दर्शाता है। जिसकी बाहरी कक्षा में जितने कम इलेक्ट्रॉन उसका जेड इफेक्ट भी उतना ज्यादा। जैसे जैसे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन आते जाएंगे जेड इफेक्ट का मान बढ़ता जाएगा। एक और तरीके से आपको समझाता हूं मैं जेड इफेक्ट के बारे में। जैसे कि अपने पास है ये वाला ये नाभिक के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन ये पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, ये इसकी तीसरी कक्षा। जैसे जैसे अपन इसको इलेक्ट्रॉन देते जाएंगे, है ना, इलेक्ट्रॉन देते जाएंगे, ये वाली इस कक्षा में आ जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन, पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन आ गया कोई बात नहीं, फिर बाद में इलेक्ट्रॉन और डालो, अब और डालेंगे, जैसे कि ये इसके पास है 2 इलेक्ट्रॉन थे पहले, अब इसके पास और इलेक्ट्रॉन दे रहे, 1 इलेक्ट्रॉन और ऐड कर दिया, 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करने के बाद में जो पहले कितने थे 2 प्रोटॉन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, अब क्या 1 इलेक्ट्रॉन और ऐड कर दिया इसके पास, तो 2 प्रोटॉन प्लस 3 इलेक्ट्रॉन। आकर्षण तो बढ़िया तरीके से बनेगा, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों के मध्य अट्रैक्टिव फोर्स, जो अट्रैक्शन तो बढ़िया से जनरेट होगा, परंतु जो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन है इनके मध्य प्रतिकर्षण भी लगेगा, तो इनके मध्य प्रतिकर्षण लगेगा तो साइज इसकी बढ़ जाएगी। जैसे जैसे साइज बढ़ेगी, साइज क्यों बढ़ेगी, क्योंकि इन कक्षाओं के अंदर प्रतिकर्षण लगेगा, इसके मध्य तो आकर्षण, इसके मध्य भी आकर्षण, इसके मध्य आकर्षण, लेकिन ये वाला और ये वाला इन दोनों इलेक्ट्रॉनों के मध्य प्रतिकर्षण के कारण इसके कोर्स क्या हो जाते हैं, एक्सपेंड हो जाते हैं, दूर दूर चले जाते हैं। इसीलिए जैसे जैसे साइज इंक्रीज होगी तो जेड इफेक्ट का मान घटता चला जाएगा, जैसे जैसे साइज इंक्रीज होगी जेड इफेक्ट का मान घटता चला जाएगा। अब एक क्वेश्चन का आंसर देना, जैसे कि आप अपने पास है एस पी डी
और F, इनके अंदर जेड इफेक्ट का क्रम बताओ। जेड इफेक्ट का क्रम बताइए। अब जेड इफेक्ट का क्रम कैसे, अभी मैंने बताया जैसे जैसे साइज बढ़ेगी इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी, जेड इफेक्ट का मान भी बढ़ता चला जाएगा। एस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, पी के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन, डी के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन, एफ के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन। तो एस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, तो प्रतिकर्षण कम आकर्षण ज्यादा, इसलिए एस के अंदर ज्यादा जेड इफेक्ट, जेड इफेक्ट का मान ज्यादा होगा। तो इसका क्रम है एस, पी, डी और एफ, एस, पी और डी और एफ, क्योंकि जैसे जैसे अपन जाएंगे 14 इलेक्ट्रॉन है, 14 इलेक्ट्रॉन के कारण प्रतिकर्षण के कारण इसका विसरण हो जाएगा, फैल जाएगा। डी और एफ, एस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है तो इसका प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान सर्वाधिक होगा। पी के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन, तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के मध्य तो आकर्षण, बट आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन और जो आंतरिक कक्षा के इलेक्ट्रॉन है उनके अंदर प्रतिकर्षण के कारण इसका आकार थोड़ा विचलित हो जाएगा, इसलिए इसका जेड इफेक्ट का मान इसकी तुलना में कम होगा। देन डी ब्लॉक, देन एफ। एक और क्वेश्चन है, जैसे कि अपने पास सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम और सीजियम, ये पास अपने पास क्वेश्चन है। इसके अंदर अपने को बताना है कि जेड इफेक्ट का मान कैसे, किसका सबसे ज्यादा जेड इफेक्ट होगा। जेड इफेक्ट का क्रम बताइए, जेड इफेक्ट का क्रम बताइए। जेड इफेक्ट का क्रम कैसे बताया था, अगर अपन वर्गों के अंदर अप टू डाउन, ऊपर से नीचे की ओर चलेंगे तो क्या होगा, साइज इंक्रीज होगी, साइज इंक्रीज होगी तो जेड इफेक्ट क्या होगा, कम हो जाएगा। जेड इफेक्ट क्या होगा, कम हो जाएगा। जैसे जैसे साइज इंक्रीज, जेड इफेक्ट का मान डिक्रीज। समझ में आ गया। अब एक और दूसरे टॉपिक की बात करते हैं अपन, ये वाले इससे आगे रिलेटेड जेड इफेक्ट के दूसरा टॉपिक है अपना आवर्त सारणी। आवर्त सारणी के अंदर परमाणु त्रिज्या, परमाणु त्रिज्या, एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस की बात करें तो कितने प्रकार की होती है परमाणु त्रिज्या। परमाणु त्रिज्या होती है, पहली कौन सी होती है, आयनिक, आयनिक रेडियस। दूसरी कौन सी होती है, कोवलेंट रेडियस। कोवलेंट रेडियस। तीसरी कौन सी होती है, आयनिक रेडियस, कोवलेंट रेडियस। दूसरी वान डेर वाल रेडियस, वान डेर वाल रेडियस। चौथी कौन सी होती है, वान डेर वाल रेडियस के बाद में वान डेर वाल रेडियस होगी आयनिक रेडियस, कोवलेंट रेडियस, वान डेर वाल रेडियस। अब इनके अंदर चौथी है मेटेलिक रेडियस, मेटेलिक रेडियस। इनके अंदर जो क्वेश्चन अपने पीरियोडिक टेबल से आता है वो केवल आयनिक रेडियस से आता है। आयनिक रेडियस से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। जो क्वेश्चन पूछते हैं अब इनके बारे में, आयनिक रेडियस क्या होती है, आयनिक रेडियस के अपन बारे में चर्चा करते हैं। जैसे कि टाइप फर्स्ट के बारे में बात करते हैं, आयनिक रेडियस के अंदर टाइप फर्स्ट। टाइप फर्स्ट क्या बोलता है कि जो कंपाउंड है, जो भी रेडियस है, जो भी एलिमेंट है, उन एलिमेंट्स के अंदर या तो प्रेजेंट हो एनाइन, टोटल और एनाइन प्रेजेंट हो, या फिर प्रेजेंट हो टाइप सेकंड में केटाइन, केटाइन प्रेजेंट हो, टाइप थर्ड प्रेजेंट हो, दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक बोलते हैं इसको, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। इसके अंदर कौन कौन प्रेजेंट होते हैं, एनाइन भी प्रेजेंट होता है प्लस केटाइन भी प्रेजेंट होता है, दोनों प्रेजेंट होता है एनाइन प्लस केटाइन। टाइप फोर्थ की बात करें तो इसके अंदर एनाइन प्रेजेंट हो गया, केटाइन प्रेजेंट हो गया, आइसो इलेक्ट्रॉनिक एनाइन प्लस केटाइन दोनों प्रेजेंट हो गया। टाइप 3 की 3 टाइप के होते हैं। अब इनके बारे में एक क्वेश्चन आपसे डिस्कस करते हैं। आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब यह होता है कि इनके अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, बराबर। जितने भी केटाइन एनाइन होंगे उनके अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, बराबर। अब आगे क्वेश्चन करते हैं इन्हीं के ऊपर। आयनिक रेडियस के अंदर जैसे कि पहला क्वेश्चन है अपने पास, जब भी अगर कभी भी आपको एक कंसेप्ट बता देता हूं, कंसेप्ट क्या है, जब भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज आएगा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक जो भी आएगा उसके अंदर अगर आपने पूछा जाए
कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक के अंदर क्रम बताइए, जो इनका आयनिक परमाणु त्रिज्या का क्रम बताइए। तो अपन कैसे बताएंगे, जैसे कि सबसे पहले अपन लिखते हैं एनाइन को, सबसे पहले किसको लिखेंगे, एनाइन को, फिर एनाइन के बाद में किसको लिखेंगे, न्यूट्रल, न्यूट्रल, न्यूट्रल के बाद में किसको लिखेंगे, केटाइन, एनाइन यानी ऋणायन, पहले ऋणायन को लिखेंगे, फिर बाद में उदासीन को लिखेंगे, उदासीन के बाद में धनायन को लिखेंगे। ये वाला कॉन्सेप्ट याद रखो, इससे जितने भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में अंदर जितने भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक के परमाणु त्रिज्या क्वेश्चन आते हैं वो इसी से हो जाएंगे। जैसे कि अपने पास है नाइट्रोजन -3, सोडियम प्लस मैग्नीशियम +2 और एल्यूमिनियम +3। अपने पास ये वाले हैं, इसके अंदर एक और जैसे कि नियोन है ना, नाइट्रोजन -3, नियोन 0, इसमें कोई भी आवेश नहीं है, सोडियम प्लस मैग्नीशियम 2 प्लस एल्यूमिनियम 3 प्लस, इनके अंदर अपने को बताना है कि परमाणु त्रिज्या का बढ़ता हुआ क्रम बताइए। जैसे कि परमाणु त्रिज्या का बढ़ता क्रम बताइए, परमाणु त्रिज्या का बढ़ता क्रम बताना है अपने को। जैसे कि इसके अंदर कैसे कैसे बताएंगे, तो अभी अपन ने कॉन्सेप्ट देखा कौन सा, सबसे पहले किसमें लिखेंगे, एनाइन को, देन किसमें लिखेंगे, जो भी न्यूट्रल चार्ज है उस वाले को लिखेंगे, फिर बाद में किसको लिखेंगे, केटाइन को लिखेंगे। अब इनके अंदर कौन सा आपको एनाइन दिख रहा है, एनाइन मतलब ऋणायन कौन सा दिख रहा है, नाइट्रोजन -3, इसके अलावा कोई भी ऋणायन है क्या, नहीं है, तो सबसे बड़ा कोड -3, नाइट्रोजन -3, फिर बाद में कौन से, न्यूट्रल वाले, न्यूट्रल वाला कौन सा है, नियोन, तो नियोन को लिख देंगे इसके अंदर, फिर बाद में किसको, सोडियम, सोडियम, फिर बाद में मैग्नीशियम +2, फिर बाद में एल्यूमिनियम +3। ऐसे अपन आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के अंदर ऐसे परमाणु त्रिज्या का बढ़ता हुआ क्रम लिखते हैं। नाइट्रोजन के अंदर 7 परमाणु क्रमांक, 7 और 3 10 इलेक्ट्रॉन, नियोन के पास 10 इलेक्ट्रॉन, सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन इसने क्या कर दिया, धनावेश का निर्माण कर लिया, इसके पास में 10 इलेक्ट्रॉन। मैग्नीशियम जो कि परमाणु क्रमांक नंबर 12 पे आता है, जिसने 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करके धनायन का निर्माण किया, इसीलिए इसका वापस कितना इलेक्ट्रॉन हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, मतलब 10 इलेक्ट्रॉन इसके पास, 10 इलेक्ट्रॉन इसके पास, 10 इलेक्ट्रॉन इसके पास, 10 इलेक्ट्रॉन, मतलब सबके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, ओनली फॉर 10 इलेक्ट्रॉन। ऐसी स्पीशीज, ऐसी जातियों, ऐसे जो इलेक्ट्रॉनिक जो है तत्व है, उनको क्या बोलते हैं अपन, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज बोलते हैं। जैसे कि इनका क्रम हो गया, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के अंदर एक और चीज बताता हूं आपको, 2 कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखना। सबसे पहले तो एनाइन को लिखते हैं, बाद में किसको लिखते हैं, बाद में सिर्फ न्यूट्रल चार्ज को, बाद में केटाइन को। अब दूसरा क्या है, जैसे कि अगर अपन देखते हैं, जैसे कि एक और फॉर्मूला बताता हूं, दूसरा अगर केटाइन, एनाइन की बात करते हैं, एनाइन डायरेक्टली जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है किसके, इसके मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, किसके ऊपर चार्ज, एनाइन पर चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। दूसरा अपन एनाइन की बात करें, एनाइन क्या होता है, इसका भी चार्ज, जो इसका परिणामी चार्ज होगा उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, इसके डायरेक्ट समानुपाती होता है। इसके जो परिणामी चार्ज होगा, चार्ज के आवेश के परिणाम के समानुपाती होता है, आवेश के परिमाण के समानुपाती, आवेश के परिमाण के समानुपाती होता है। दूसरा जो केटाइन होता है वो मैग्नीट्यूड मतलब आवेश के परिमाण के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात जैसे जैसे अगर तत्व के अंदर धनावेश का मान बढ़ता है, जैसे जैसे तत्व के अंदर धनावेश का मान बढ़ता है तो उसकी साइज क्या होती है, डिक्रीज, साइज क्या होती है, कम होती जाती है। उस केटाइन का आकार भी कैसा होता जाएगा, कम होता जाएगा। केटाइन के लिए मैग्नीट्यूड ऑफ एनाइन चार्ज होता है और इसके लिए डायरेक्टली समानुपाती होता है आवेश के परिमाण के बराबर। जैसे कि और क्वेश्चन करें अपन इसके रिलेटेड, जैसे कि कैल्शियम 2+, पोटेशियम
पोटेशियम प्लस मैग्नीशियम, सोडियम लिखिए, सोडियम प्लस नाइट्रोजन माइनस या S-2, क्लोरीन माइनस। ये ले लिया अपने पास इक्वेशन है सुपर एग्जांपल, जिसके अंदर कैल्शियम 2 प्लस पोटेशियम प्लस Na प्लस N3 माइनस H2 माइनस और क्लोरीन माइनस। अब इनको अपने बढ़ते हुए क्रम के अंदर रखना है, किसके, साइज के बढ़ते हुए क्रम में रखना है। तो साइज के बढ़ते हुए क्रम में कैसे रखेंगे, सबसे पहले किसको रखेंगे, सबसे पहले अपन ने बताया था, सबसे पहले किसको, एनाइन को, सबसे पहले एनाइन को, फिर इसके बाद में न्यूट्रल चार्ज के बाद में केटाइन को लिखेंगे, एनाइन के बाद में न्यूट्रल के बाद में केटाइन। तो सबसे पहले इसके अंदर डिफाइन करो कि कौन सा एनाइन है। एनाइन एक तो जेरा, तो इनके अंदर सबसे ज्यादा परिमाण किसका है, नाइट्रोजन -3 का है। फिर बाद में किसका आएगा, नाइट्रोजन के बाद में S-2, फिर बाद में Cl-। क्या इसके अंदर अब ये वाली चीज कंप्लीट होगी, ये वाली चीज कंप्लीट कर दी। अब इसके बाद के न्यूट्रॉन है, क्या इसके अंदर न्यूट्रल चार्ज कोई भी दिख रहा है, किसी भी तत्व पे न्यूट्रल चार्ज नहीं है, इस पे +2 है, इस पे प्लस है, इस पे भी प्लस है, किसी कोई भी न्यूट्रल नहीं है। तो अब फिर क्या लिखेंगे, ये चीज नहीं है अपने पास, फिर क्या लिखेंगे अपन, केटाइन। अब केटाइन मतलब धनावेश, सबसे ज्यादा सबसे कम वाला परिमाण, मतलब केटाइन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज के। मतलब जैसे जैसे धनावेश का परिमाण बढ़ता जाएगा, उसकी जो केटाइन की जो साइज होगी, वो साइज क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। क्या होती जाएगी, साइज कम होती जाएगी। तो अपने पास सबसे कम इसका है तो Na प्लस, फिर बाद के अंदर कौन सा, K प्लस। ये क्या है, Na प्लस हो गया, फिर K2 प्लस, Na प्लस, K2 प्लस, फिर बाद में कैल्शियम, क्या करना है, Na प्लस और कैल्शियम। ये हो गया इसका बढ़ता हुआ जो आवेश। अब यहाँ पर पूरी आवर्त सारणी के अंदर देखते हैं कैसे कैसे त्रिज्याओं का मान बढ़ता है। अब आवर्त सारणी के अंदर पूरे आवर्तों के अंदर जितने भी एक्स फंक्शन है उनको साथ में लेते हुए चलेंगे। जैसे कि सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट वर्ग की। पहले वाला वर्ग होता है हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, रुबेडियम और सीजियम। फिर बाद में कौन सा आता है, दूसरा, ये वाला ग्रुप फर्स्ट, ये वाला ग्रुप सेकंड। ये फ्रेंशियम रेडियोएक्टिव तत्व है, रोडियम भी रेडियोएक्टिव तत्व है। फिर बाद में कौन सा आता है, यहाँ पर डी ब्लॉक आता है। डी ब्लॉक के बारे में अपन बात करेंगे। यहाँ से शुरू होता है टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ये वाला हो गया। फिर बाद में इसके बाद में आता है कौन सा, रुई, राजमा, ये वाला हो गया। इसके बाद में चमा, ऐसा। अपन देखते हैं आवर्त में जैसे जैसे अपन वर्ग के अंदर ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे, अप टू डाउन, तो इनके अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी। इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी तो परमाणु त्रिज्या का मान भी बढ़ता जाएगा। तो इसका परमाणु त्रिज्या का मान क्या कैसा होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे अपन नीचे जा रहे वैसे वैसे इस परमाणु त्रिज्या का मान बढ़ता जा रहा है। सबसे ज्यादा फ्रेंशियम का, रेडियम का, इसका, फिर बाद में टाइटेनियम, इसका बराबर ये वाला, फिर इसका बाद में इसका बराबर, इसका सब, फिर इसका ज्यादा, फिर इसका बराबर, इसका ज्यादा, इसका बराबर, इसका ज्यादा, इसका बराबर। अब अपन बात करते हैं जो परमाणु त्रिज्या के अंदर आवर्तिता की। आवर्तिता ये यहाँ पर अपन जो देख रहे हैं, इस वाले यहाँ से डी ब्लॉक स्टार्ट हो जाता है, यहाँ से डी ब्लॉक स्टार्ट हो जाता है। ये वाले दोनों हैं कौन से, एस ब्लॉक के एलिमेंट, एस ब्लॉक के एलिमेंट, ग्रुप फर्स्ट, ग्रुप सेकंड। यहाँ से अगर अपन ऐसे चले तो फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड और सिक्स्थ पीरियड और सेवेंथ पीरियड। ये जो आवर्त है फिफ्थ, फोर्थ, सिक्स्थ,
अब अपन बात करते हैं यहाँ पर इसके ये पूरी आवर्त सारणी के अंदर परमाणु त्रिज्या का कलन है। अब बात करें कि यहाँ पर ये जर्कोनियम और जो हाफनियम है इनका आकार लगभग बराबर कैसे हो गया। आपने एक चीज का नाम सुना होगा, लेंथेनाइड संकुचन और लेंथेनाइड संकुचन, एक्टिनाइड संकुचन, और दूसरी चीज एक और है लेंथेनाइड संकुचन, एक्टिनाइड संकुचन और डीडी कॉन्ट्रैक्शन। जो संकुचनशील प्रभाव होता है, परिरक्षण प्रभाव या संकुचन परिरक्षण प्रभाव, उन्हीं के कारण इनका आकार सेम इसी के बराबर होता है, मोलिब्डेनम का टंगस्टन के बराबर होता है, इसीलिए इनका आकार एक दूसरे के बराबर होता है। बिल्कुल साइज पूरी आवर्त सारणी के अंदर ये वाला क्रम रहता है। मैं आपको अभी थोड़ी देर बाद में बताऊंगा कि कैसे जर्कोनियम का इसके बराबर है। अब पी ब्लॉक की ओर चर्चा कर लेते हैं। पी ब्लॉक के अंदर आता है सबसे पहले बोरोन। इसके अंदर दो चीज ग्रुप याद रखें, एक तो ये वाला जो डी ब्लॉक का पहला स्कूटर यामाहा लाए ऐसा ये वाला, और फिर बाद में पी ब्लॉक की बात हुई। ये दो एक्सेप्शन है इसके अंदर पूरी आवर्त सारणी के अंदर, जैसे कि बोरोन एल्यूमिनियम के पहले आता है गैलियम, फिर बाद में एल्यूमिनियम गैलियम, इसके अंदर आवर्तिता पाई जाती है। जैसे कि गैलियम ये वाला इसका जो परमाणु जो त्रिज्या होती है इसकी ज्यादा होती है। कैसे इसकी ज्यादा होती है? क्योंकि इसके अंदर पाया जाता है यहाँ पर डीडी कॉन्स्ट्रक्शन, संक्रमण प्रभाव। अब ये संक्रमण प्रभाव किन के अंदर पाया जाता है? ये संक्रमण प्रभाव पाया जाता है फोर्थ पीरियड एलिमेंट के अंदर। संक्रमण प्रभाव पाया जाता है फोर्थ पीरियड एलिमेंट के अंदर। क्या ये फोर्थ पीरियड एलिमेंट में आता है? हाँ, जैसे कि पोटेशियम ये वाला फोर्थ पीरियड एलिमेंट है ना। फोर्थ पीरियड एलिमेंट के अंदर पोटेशियम, कैल्शियम, फिर बाद में आता है लास्ट के अंदर जिंक, जिंक के बाद में आता है गैलियम, जिंक के जस्ट बाद में आता है गैलियम। तो फोर्थ पीरियड एलिमेंट के कारण में लगता है संक्रमण प्रभाव या संकुचन प्रभाव भी बोलते हैं इसको, संकुचन प्रभाव। इसी प्रभाव के कारण जो इसका जो डी इलेक्ट्रॉन होता है, जैसे कि डी सब शेल के अंदर आता है, जो डी ब्लॉक वाले एलिमेंट कहां पे आता है? डी सब शेल के अंदर, डी सब शेल के अंदर आते हैं। तो जो ये इलेक्ट्रॉन है इनके अंदर संकुचन, इनका परिरक्षण प्रभाव होता है वो क्या होता है? कम होता है। परिरक्षण प्रभाव क्या होता है इनका? पुअर होता है, बिल्कुल बहुत पुअर होता है इनका परिरक्षण प्रभाव। इस पुअर परिरक्षण प्रभाव के कारण ये जो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से संकुचित कर लेते हैं, और संकुचित होने के कारण ये क्या कर लेते हैं? एल्यूमिनियम से साइज में छोटे हो जाते हैं। जैसे जैसे इनके आकार में संकुचन होगा, संकुचन जैसे होगा, इसका इलेक्ट्रॉन गैलियम के बारे में बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है इसका? 31 नंबर पे आता है। 31 नंबर पे आता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1, कितने हो गए? 4s1 4s2। बात करें 10 और 20, और अभी तो और चल रहे 1s2 2s2 2p6 3s6 4s2 4p6 3d 10 और 4s 4p1। जैसे कि अपन इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में बात करते हैं, जैसे कि गैलियम का, गैलियम 31 नंबर पे आता है। 31 नंबर वाले का जो होता है इसका परिरक्षण प्रभाव क्या होता है? इसका कम होता है, परिरक्षण प्रभाव कम होता है, इसीलिए अपन इसके अंदर संकुचन प्रभाव पाया जाता है। इस संकुचन के कारण ये होता है, वैसे तो नॉर्मल कैसा होता है? गोभी इन थैलियम जो ऐसे होता है, बढ़ना तो ऐसे चाहिए, इसका आकार बड़ा होना चाहिए, इससे एल्यूमिनियम से बड़ा होना चाहिए, लेकिन संक्रमण संकुचन प्रभाव के कारण इसका आकार एल्यूमिनियम से भी छोटा हो जाता है। तो सबसे पहला अपवाद आता है ओलिगोर, यहाँ पर सबसे पहला अपवाद यहाँ पर आ गया, तो इसीलिए इसके बाद इसका आकार छोटा हो गया, इसका आकार लगभग बराबर हो गया। दूसरे टॉपिक के बारे में अपन बात करते हैं, लेंथेनाइड संकुचन, जो इनके आकार बराबर थे, लेंथेनाइड संकुचन। लेंथेनाइड संकुचन कौन से पीरियड में पाया जाता है? ये पाया जाता है 6 पीरियड्स एलिमेंट्स के अंदर। कौन से पाया जाता है? 6
पीरियड्स एलिमेंट्स के अंदर पाया जाता है। occur in 6 पीरियड एलिमेंट्स। इस 6 पीरियड एलिमेंट्स के कारण जो लेंथेरेट संकुचन परमाणु होता है इनका वेरी पुअर स्लाइडिंग इफेक्ट होता है, बहुत कम स्लाइडिंग इफेक्ट होता है, बहुत कम स्लाइडिंग इफेक्ट होता है। इसी के कारण जो इनका आकार क्या होता है, संकुचित हो जाता है। लेंथेनाइड संकुचन के कारण इनका आकार क्या होता है, संकुचित हो जाता है। इसी आकार संकुचन के कारण जितने भी डी ब्लॉक के एलिमेंट थे उनका आकार एक दूसरे के बराबर होता है। जितने भी 6 मॉडल पाए जाते हैं केवल एक यही एक्सेप्शन है, इसके बाद में कोई सा भी एक्सेप्शन नहीं है। इसके बाद में कोई भी एक्सेप्शन इसके अंदर नहीं है। ये हो गया हमने परमाणु त्रिज्या के बारे में। ये पूरी परमाणु त्रिज्या के अंदर जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं वो केवल उसी से आते हैं, सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के अंदर। सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के अंदर सबसे ज्यादा आते हैं। और पूरी आवर्त सारणी के अंदर आपको पूरा क्रम बता ही दिया। जैसे कि पी ब्लॉक पर मैं बताता हूँ, जैसे कि बाल गंगाधर आलू इन थैला, इसकी ट्रिक भी है, ट्रिक वाइज भी याद किया जा सकता है इसको। अभी आपको ट्रिक बता दूंगा मैं। जैसे कि पहले वाले है बैंगन आलू गोभी इन थैला। दूसरा है कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टिन और लेड। इसके बाद में नाइट्रोजन फास्फोरस नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब इकाई। नाइट्रोजन फास्फोरस एंटीमनी और बिस्मिथ। फिर बाद में अपन आते हैं इसके अंदर ऑक्सीजन सल्फर सिलीनियम टेलुरियम प्लूटोनियम। फिर बाद में इसके बाद में आते हैं कौन से वाले के अंदर, फ्लोरीन, जो हैलोजन फैमिली बोलते हैं इसको, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। फिर कर और एंटीमनी। फिर बाद में आता है अक्रिय गैस वाला ग्रुप। अक्रिय गैस वाले के अंदर कौन कौन से आते हैं, हीलियम से स्टार्ट होता है, हरबजन ने आरती कर 0 रन पर आउट हो गया। ये और इनकी ट्रिक वाइज भी याद कर सकते हैं। पहला यहाँ पर देखो जो ग्रुप नंबर कौन सा है, ग्रुप नंबर 13, ये वाला ग्रुप 14, ग्रुप 15, ग्रुप 16, ग्रुप 17 और ग्रुप 18। 18 ग्रुप पूरे ग्रुप के अंदर बांटा गया है। ये सारे कौन से वर्ग के होते हैं, पी ब्लॉक के। पी ब्लॉक एलिमेंट है। इन पी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर जो परमाणु त्रिज्या के अंदर आवर्तित पाई जाती है उसके अंदर जो फर्स्ट एक्सेप्शन पहला आपको आ जाता है वो ग्रुप नंबर 13 के अंदर आता है। वो 13 के अंदर ये जो वाला गैलियम है, इस गैलियम के अंदर कौन सा प्रभाव लगता है, डी कॉन्स्ट्रक्शन। इस डी कॉन्स्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग ये वाला इसकी साइज एल्यूमिनियम से क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है, क्योंकि ये क्या हो जाता है, संकुचित हो जाता है। संकुचित होने के कारण इसकी साइज इससे छोटी, तो ये चला जाता है ऊपर। इसीलिए यहाँ पर इनका परमाणु त्रिज्या का क्रम ठीक ऐसा होगा। बाकी जितने भी एलिमेंट है उनका बिल्कुल एज इट इज रहेगा, किसी में भी कोई एक्सेप्शन नहीं है, सारे के सारे एज इट इज है। इसके अंदर ज्यादा प्रॉब्लम ये आती है कि दो ही आपको याद रखना है, एक तो कौन सा लेंथेनाइड संकुचन, एक डीडी कॉन्स्ट्रक्शन। इनके अंदर ये केवल ग्रुप नंबर 13 में लगता है कौन सा, डीडी कॉन्स्ट्रक्शन। और जो इंडियम और थैलियम का आकार होता है लगभग बराबर होता है, क्योंकि इनके अंदर लेंथेनाइड संकुचन पाया जाता है। यहाँ पर कौन सा पाया जाता है, लेंथेनाइड कॉन्स्ट्रक्शन। यहाँ पर कौन सा पाया जाता है, डीडी कॉन्स्ट्रक्शन। दो चीज पाई जाती है इन्हीं कारण। और पूरी आवर्त सारणी के अंदर परमाणु त्रिज्या में यही आवृत्ति होती है। अब इसके बाद अपन नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं जहां से और भी ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, आयनन ऊर्जा। आयनन ऊर्जा के बारे में बात करते हैं। आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, कोई भी तत्व मतलब कोई सा भी नहीं, ओनली फॉर गैसीय एलिमेंट। कौन सा, गैसीय एलिमेंट जिसके जो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन दिया जाता है, मतलब उसके अंदर
गैसीय एलिमेंट्स में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, आयनन ऊर्जा। कोई भी तत्व है, जैसे कि हमारे पास एक तत्व है, कोई भी मेटल है अपने पास, अब मेटल है, इसके अंदर अपन क्या देंगे, इसको आयनाइजेशन एनर्जी। जब ये आयनाइजेशन एनर्जी कौन सा तत्व होना चाहिए, ओनली फॉर गैसीय, आयनन ऊर्जा गैसीय तत्वों पर लागू होती है। गैसीय तत्वों को आयनन ऊर्जा देंगे। आयनन ऊर्जा का मतलब क्या होगा, उसके जो बाहरी इलेक्ट्रॉन है वहां से इलेक्ट्रॉन निकालने की प्रक्रिया है ना, इलेक्ट्रॉनों को निकालने की प्रक्रिया। जैसे आयनन ऊर्जा फर्स्ट देंगे तो ये क्या हो जाएगा, एम मतलब क्या है, मेटल। किस अवस्था में, गैसीय अवस्था में। एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया तो कौन सा आवेश आएगा इसके ऊपर, पॉजिटिव, प्लस आवेश आएगा, प्लस इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। दूसरी, अब जब इसी को m प्लस कौन सी अवस्था में होना चाहिए, गैसीय अवस्था में, m प्लस को अगर और आयनन ऊर्जा दी जाए, m प्लस को अगर और आयनन ऊर्जा दी जाए तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, m2 प्लस के अंदर। कौन सी अवस्था में, गैसीय अवस्था में, प्लस एक इलेक्ट्रॉन बाहर। फिर से m2 को, फिर ये जो m मेटल है इसके अंदर कौन सी ऑक्सीजन अवस्था है इसकी, 2। इसको अपन आयनन ऊर्जा तीसरी देंगे तो किसमें चेंज हो जाएगा, m+3 के अंदर, प्लस एक इलेक्ट्रॉन बाहर। किसी भी गैसीय परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा होती है उसी को बोलते हैं आयनन ऊर्जा। किसी भी गैसीय परमाणु के अंदर ओनली फॉर ये लागू होता है, गैसीय परमाणु के अंदर ही लागू होता है। उसके अंदर से जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा होती है उसी को क्या बोलते हैं हम, आयनन ऊर्जा। तो अब जो मेन दूसरा टॉपिक आता है जहां से क्वेश्चन भी बनता है कि आयनन ऊर्जा का क्रम बताओ। जैसे कोई भी टॉपिक के अंदर दे दिया आयनन ऊर्जा, जैसे कि IE1, IE2 और IE3। अपन ने तीन ऊर्जा दी, पहली ऊर्जा दी IE1, फिर दूसरी दी IE2, फिर बाद में तीसरी दी IE3। इन 1, 2 और 3 का मतलब क्या है, जैसे कि कोई भी एक तत्व है, ये इसका नाभिक, ये इसके चारों कक्षा में चक्कर लगाते हुए इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन इसके बाहरी कक्षा में चक्कर लगा रहे, चक्कर लगाने गैसीय परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन को अपन क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे। एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए थोड़ी मिनिमम ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी, मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, जिससे अपन इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकते हैं। फिर बाद में अब एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया, अब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो चार्ज है, अट्रैक्शन फोर्स, वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, है ना, बढ़ जाएगा। फिर बाद में हमको क्या, इससे ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी, तब जाकर हम इसके जो बाहरी कक्षा से इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं। इससे ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी, मतलब IE2। ये कौन सा इलेक्ट्रॉन, फिर इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लिया। अब क्या, इस प्रोटॉन पर फिर इलेक्ट्रॉन को पकड़ बहुत ज्यादा मजबूत हो जाएगी। इसके लिए हम इसको और ज्यादा एनर्जी देंगे तो अपन एक और इलेक्ट्रॉन यहाँ से लूज करवा सकेंगे। इसीलिए अपन अगर जो क्रम पूछे कि आयनन ऊर्जा का क्रम बताए तो सबसे ज्यादा ऊर्जा होती है IE3 की, फिर देन IE2 की, फिर देन IE1। आयनन ऊर्जा, आयनाइजेशन एनर्जी होता है, इनका मतलब इनका ये ऊर्जा का क्या है, क्रम। जैसे कि कोई भी एक एग्जांपल के साथ आपको बताता हूँ, आयनन ऊर्जा हमेशा लागू होती है गैसीय परमाणुओं के अंदर ही लागू होती है। कोई भी आपको सॉलिड दे दे तो उसके अंदर लागू नहीं होती। जैसे कि अपन पहले बात करें, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन तक आ गए। बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन, इनकी आयनन ऊर्जा का क्रम बताइए। आयनन ऊर्जा का क्रम बताइए। अब आयनन ऊर्जा का क्रम कैसे बताएं कि सबसे पहले अपने को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास याद होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये हमारा कौन सा, p ब्लॉक के तत्व है सारे के सारे। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन p कक्षा के अंदर जाएगा इनका, तो ये हमारा कैसा हो जाएगा, NH2NP1। तो कौन सा होता है, 3s2 3p1, 3s2 3p1, 3s2 इसका हो जाएगा 3s2 3p2, इसका हो जाएगा 3s2 3p3, इसका हो जाएगा 3s2 3p4, 3s2 3p5, 3s2 3p6। अब इनके अंदर जिसका इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर बाहरी कक्षा के अंदर एक इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन। जब ये कार्बन, नाइट्रोजन, इसके अंदर 3 इलेक्ट्रॉन। आयनन ऊर्जा होती है, आयनाइजेशन एनर्जी, वो डिपेंड करती है इनके अंदर या तो जो सब इलेक्ट्रॉन, जो सब कोष होता है वो तो या तो पूर्ण भरा होना चाहिए, पूर्ण भरा होना चाहिए, या फिर अर्धपूरित होना चाहिए।
चाहिए या फिर अर्धपूरित होना चाहिए, अर्धपूरित होना चाहिए। इनका स्थायित्व ज्यादा होता है अपूर्ण पूरित से। इनका स्थायित्व क्या होता है? अपूर्ण पूरित से ज्यादा होता है इनका स्थायित्व। अब देखो यहाँ पर 3p3, वैसे तो p के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, परंतु 3p3 क्या होता है? एक अर्धपूरित होता है। अर्धपूरित होने के कारण इसका जो होता है वो क्या होगा? इसका ज्यादा होगा किससे? कार्बन से। ये वाला कौन सा अपूर्ण हो गया? ये वाला इसको, तो इसको यहाँ पे रख दो। फ्लोरीन भी 3p5 पूर्ण पूरित हो गया। ये वाला एक ये 3p1 3s2 3p2, तो इसकी जगह आगे चला जाता है। जैसे बोरोन कार्बन, बोरोन का आ गया, बोरोन के बाद में किसका जाएगा? कार्बन का, कार्बन के बाद में ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन के बाद में नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाद में फ्लोरीन, फ्लोरीन के बाद में नियोन। ये इसका क्रम आ जाएगा, बोरोन कार्बन ऑक्सीजन नाइट्रोजन फ्लोरीन और नियोन। जिसका हो गया आयरन ऊर्जा। आयरन ऊर्जा जो अपन देखते हैं वो केवल उन्हीं के अंदर देखते हैं जो गैसीय अवस्था के अंदर होते हैं। 3s2 3p1 इनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखकर, जैसे कि सबका लिख दिया। ये ग्रुप नंबर आता है 13 पर, ये ग्रुप नंबर आता है 14 पर, ये ग्रुप नंबर 15, ये 16, ये 17 और ये 18। इनके ग्रुप नंबर से अपन देखकर लिखते हैं। जैसे कि NH2 उनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है NH2 Np1 to 6 होता है, N2 1 to 6 तक होता है। NH2 जो कौन सा वर्ड आता है? थर्ड आवर्त के अंदर आता है, थर्ड आवर्त के अंदर आता है। तो इसका कैसा होगा? 3s2 3p1 3s2 3p2 3s2 3p3 और 3s2 3p4। तो नाइट्रोजन का ऑक्सीजन से ज्यादा क्या होता है? ये तो अपूर्ण पूरित है, लेकिन ये कौन सा है? अर्धपूरित है। तो अर्धपूरित होने के लिए ये यहाँ पर जंप मार जाएगा। तो बोरोन, बोरोन के बाद में कार्बन, कार्बन के बाद में होता है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद में नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाद में फ्लोरीन, फ्लोरीन के बाद में नियोन। ये इसका जो क्रम होता है। सेम टू सेम यहाँ से क्वेश्चन सेम टू सेम ऐसे आता है। अब अपन बात करते हैं आगे